ओनली आईएएस के वीडियोस देखा करता जो प्रीलिम्स के लिए आते थे। बीन ओनली आईएएस हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइक यूपीएससी प्रिपरेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड ऑल द गाइडेंस दैट यू हैव प्रोवाइडेड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली आईएएस में। आज हमारे साथ अभिषेक कुमार सिंह हैं, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2020 में ऑल इंडिया रैंक 240 सिक्योर किया है। सबसे पहले अभिषेक, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। ओके, सो अभिषेक, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो ये यूपीएससी की जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है, इसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या रहा? आई थिंक कई सारी चीज़ें थी जो सारी एक साथ कल्मिनेट हुई इस प्रिपरेशन में। एक बचपन से भी था कि जो चीज़ें आप देखते हो, जो चीज़ें समझ रहे हो, तो एक चार्म दिखा शुरू में, तो लगा कि सिविल सबसे अच्छा है। बट अगेन वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए, तो विद जॉब टाइम जिस समय हमने पढ़ाई शुरू की या ग्रेजुएशन किया, तो उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, पोटेंशियल है इस जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन का या चेंजेस का। और उसके बाद मेन रियलाइजेशन हुआ ड्यूरिंग माय जॉब, जो मैं जॉब कर रहा था स्टेट बैंक में, मैंने 3.5 साल की नौकरी की। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हाउ मच पोटेंशियल द सिविल सर्विसेज हैव इन ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ्स ऑफ द पीपल। सो दैट्स वेयर द रियल किक केम इन, और वहाँ से फिर मेरे अंदर वो मोटिवेशन आया उस चीज़ को करने के लिए मेनली। ओके, जैसा कि आपने बताया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने जॉब की थी, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ आई कि मुझे यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो क्या शुरुआती दौर में आपको कंसिस्टेंसी को लेके कोई इशू होता था कि 4 दिन आप पढ़ते थे या 5 दिन पढ़ते थे, फिर आपका फ्लो टूटता था? क्योंकि ये खुद में एक वास्ट सिलेबस है और कहीं ना कहीं 10-15 दिन में कई बच्चे बोलते हैं उनका फ्लो टूट जाता है। हाँ, आई थिंक ये काफ़ी एक जेन्युइन कंसर्न है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, चूँकि सिलेबस इतना वास्ट है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि बहुत जल्दी चांस होता है डिसइल्यूजन्ड होने का कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, या फिर किधर जाना है, कितना करना है। तो आई थिंक उसी के लिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए बोला जाता है कि इस प्रिपरेशन में डिसिप्लिन का रोल किसी भी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन से ज़्यादा होता है। बिकॉज आप एक प्लान चॉकआउट करो और एक बड़ा प्लान करो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, और उसके बाद उसको माइक्रो प्लान्स में डिवाइड कर लो, लाइक 1 वीक, 1 डे पर आवर, इस टाइप से। तो आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल होता है। उससे क्या होता है कि आप कभी भी डिसइल्यूजन नहीं होते और कभी भी आप डायरेक्शन लेस नहीं फील करते हो। जब आप अपने प्लान्स होते हैं आपके माइक्रो और मैक्रो लेवल्स पे, तो आप कभी भी डिसइल्यूजन नहीं होते हो और आप कभी परेशान नहीं होते हो कि आपको कहीं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। और प्रिपरेशन में आपको एक टारगेट्स होते हैं कि यार इतना मेरा हो गया, इतना मुझे और करना है। तो आई थिंक वो आपको एक मोटिवेट और ड्राइव करती रहती है वो चीज़, अगर आप प्लान रहते हो। तो प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है इस केस में। ओके, सो जैसा कि आपने बोला कि आप वर्किंग प्रोफेशनल थे, एसबीआई में जॉब करते थे, और बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल का ये इशू आता है कि हम क्या जॉब के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी की कि नहीं। तो आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते थे? देखिए, मैंने दिसंबर में जॉब से ईओएल ले लिया था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। तो जॉब के साथ भी प्रिपेयर किया जा सकता है। हाउएवर, नेचर ऑफ जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आपका जॉब किस नेचर का है। अगर आपको जॉब के बाद दिन में 6 से 8 घंटे मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, अगर थोड़ा डिसिप्लिन वे में करना चाहो तो। बट हाँ, अगर उससे कम मिल पाता है तो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं पर्सनली ऐसा करता था कि दिसंबर जब तक मैंने ईओएल नहीं डाली थी, तो मैं शाम को आने के बाद अपना कुछ एक शेड्यूल बनाया था मैंने, शाम के 6 बजे से और रात के 11 साढ़े 11 बजे तक का, कि उसमें एटलीस्ट मैं बेसिक्स को कवर कर लूँ, कि दिसंबर में जब मैं फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ तो एटलीस्ट आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, कि मैं कुछ एक फाउंडेशन पे हूँ जहाँ से मैं चीज़ों को आगे ले जा सकता हूँ। तो इसी वजह से इनफैक्ट फर्स्ट राउंड में मैं इंटरव्यू तक भी गया था, तो उसने काफ़ी हेल्प करी थी मुझे, कि आप किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कि आप एक डिसिप्लिन्ड वे में टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करो, तो आप एक बेसिक थ्रेशोल्ड तक पहुँच सकते हो। बाकी ऑब्वियसली यू नीड सम टाइम, एक्स्ट्रा टाइम टू रीच टू दैट नेक्स्ट लेवल। ओके, सो जैसे कि प्रिपरेशन को लेके बहुत सारे टॉपर्स हमेशा ये बोलते हैं कि इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले हमको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहिए। तो क्या आपने भी ऐसा कुछ किया था, और किया था तो क्या उसके मेथड्स क्या होते हैं? क्योंकि सब बोलते हैं कि करो, बट कैसे करना है ये थोड़ा बताना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, और समझना भी। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली इस प्रिपरेशन का। बिकॉज जैसे आपने शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिलेबस बहुत वास्ट है, और एक मिसकंसेप्शन होता है कि एवरीथिंग ऑन अर्थ इज़ अंडर यूपीएससी सिलेबस। तो ये बहुत ही मिसगाइडिंग कॉन्सेप्ट है, और उसी को दूर करने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करना है। तो मैंने जैसे प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन पेपर्स का किया था और मेंस के भी क्वेश्चन पेपर्स का किया था। तो प्रीलिम्स में फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, तो मैंने जो पर्सनल एनालिसिस से चीज़ें देखी थी, उसमें ये हुआ था कि यार कुछ चीज़ें बहुत ही वेग और फैक्चुअल दिखी मुझे शुरू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो मुझे लगा कि अगर यूपीएससी ये डिमांड कर रहा है तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो एक मैंने जो पर्सनली डिसाइफर किया, या लोगों से कुछ सुन के और डिस्कस करके मुझे पता चला
कि उसमें वो आपको एक ट्रेंड पूछता है। जैसे कोई भी डेटा को भी चेंज करता है तो 40,000 से 4 लाख करता है, 40,000 को 50,000 या 30,000 नहीं करता है। तो उससे क्या होता है कि आपका सेंस है या नहीं उस चीज़ को लेके, किसी स्कीम में कितना आउटले है या किसी स्कीम का क्या ड्यूरेशन है, तो वो 10 ईयर्स को 100 ईयर्स करके देगा कि जिससे आपका एक सेंस है या नहीं उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। तो वो चीज़ें मुझे समझ आई जिससे प्रिपरेशन काफ़ी ईजी हो जाती है, बिकॉज आप फिर गलत चीज़ों को नहीं मगअप करने की कोशिश करते हो और डायरेक्शन गलत नहीं होती है आपकी। मेंस में सिमिलरली आप जब 6-7 साल के पेपर्स 2013 से जब से सिलेबस चेंज हुआ, तो आप जब से पेपर्स अगर एनालाइज करो तो यू विल फाइंड कि देयर इज़ अ पैटर्न, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो अगर उन टॉपिक्स को आप स्ट्रांगली प्रिपेयर करो तो एटलीस्ट आप मेंस के 20 में से 15 से 16 क्वेश्चंस तो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा ऐसे आएंगे जो कि बाउंसर्स टाइप होंगे, जो कि वहीं पे आपको टैकल करने होंगे। बट अगेन 15 क्वेश्चंस के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हो और वो प्रीवियस क्वेश्चन सही होता है। उनको आप देख के अगर 2 साल देखोगे आप या 1 साल देखोगे तो शायद आप डिसाइफर ना कर पाओ। बट अगेन अगर आप 6-7 साल के पेपर्स देखोगे तो आपको अगेन वो पैटर्न दिखने लगेगा कि GS 1 में है तो कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको हर साल टच किया ही जा रहा है। जैसे अर्बनाइजेशन हो गया, सोसाइटी के क्वेश्चन, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, रीजनलिज्म हो गया, तो ये टच किए ही जाते हैं इन वन फॉर्म और द अदर। GS 2 में गवर्नेंस हो गया, ई गवर्नेंस हो गया या फिर सिटीजन चार्टर हो गया, तो ये किसी ना किसी फॉर्म में टच अप किए ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो ये सारे ऐसे एरियाज हैं जो आप जब पेपर 7-8 साल के एनालाइज करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये सब रिपीट हो रहा है, और तब आपको एटलीस्ट तब प्रिपरेशन में 75 to 80% ऑफ पेपर आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेपर का एनालिसिस। ओके सो जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर करंट अफेयर लेको बहुत इशू आता है कि करंट अफेयर हम पढ़ तो लेते हैं बट हमें याद नहीं होता है, और जब पूरा मंथ बीत जाता है तो हमें चीज़ें रिकॉल करने में बहुत दिक्कत आती है, और कई बार करंट अफेयर पूछ लेते हैं 2-3 साल पुराने, जबकि हालांकि एक आध ही क्वेश्चंस होते हैं, बट देन ऑल्सो अगर 1 ईयर की भी बात करें तो मगअप करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या मतलब आपने तरकीब अपनाई? देखिए मेरी पर्सनली थोड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी। मैं क्या कर रहा था कि मैंने डेली इनसाइट्स IAS पे मैं वो देखता था, करंट अफेयर्स जो उसका आता है उसको डेली करता था मैं, मंथली कोई मैगजीन मैं रेफर नहीं करता था। करंट अफेयर्स के लिए मुझे लगता था कि डेली करना इज़ ऑलवेज़ बेटर, बिकॉज उससे क्या होता है कि आप डिसिप्लिन भी रहते हो और एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं मगअप करने को, आप बहुत ग्रेजुअली और ऑर्गेनिकली पढ़ रहे होते हो। और दूसरा पार्ट ये था कि मैं ओनली IAS के वीडियोज़ देखा करता जो प्रीलिम्स के लिए आते थे। तो उससे क्या होता था कि एक तो कंटेंट ओवरलैप होता था, तो वही ऑडियो मेमोरी वाली जो चीज़ है कि वो भी एक तरीके से बिल्डअप हो जाती थी, और दूसरी चीज़ की वो रिवीजन भी हो जाता था आपका कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो इनसाइट्स में या फिर इधर से, तो उनको आप रिवाइज भी कर ले रहे हो। तो आई थिंक वो एक डबल हैंडेड हो जाता था। तो उससे आई थिंक एक स्लोली भी चीज़ें आ रही हैं और आप रिवाइज भी कर ले रहे हो। तो आई थिंक इस तरीके से ऑल्दो आई कैन नॉट क्लेम कि हाँ इससे 100% आपकी रिगेनिंग कैपेसिटी हो जाएगी, बट स्टिल इट विल हेल्प टू ग्रेटर एक्सटेंट, बिकॉज करंट अफेयर बहुत ज़्यादा होता है और अगर आप एक बार में करने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल है उसको समराइज़ कर पाना या पूरा याद कर पाना। तो आई थिंक डेली करना इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड, कि उस तरीके से ही आप चीज़ों को याद कर सकते हो। सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि उनको पहले दिन से ही क्वेश्चन देना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहले दिन से उनको देना क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि उनके पास कंटेंट ही नहीं है लिखने को, ना वो अंडरस्टैंडिंग है, ना वो एनालिटिकल एबिलिटी आई उनके अंदर। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि वो कब से आंसर राइटिंग स्टार्ट करें और कैसे करें? आई थिंक पार्टली आपने आंसर दे दिया मेरे आपने क्वेश्चन में ही जैसे कि जब तक आपकी एनालिटिकल एबिलिटी ना डेवलप हो, जब तक कंटेंट ना हो, तब तक आप नहीं लिख सकते हो। तो वो एक बेसिक थ्रेशोल्ड है कि आपको वहाँ तो पहले पहुँचना है कि आपके पास कंटेंट हो। जैसे क्वेश्चन है कैग के क्रिटिकल एनालिसिस करने का, तो केवल कैग का मतलब आर्टिकल्स याद होने से या फिर उसके 2-3 चीज़ें याद हो, प्रीलिम्स बेस्ड जो चीज़ें होती हैं केवल उनसे आप आंसर नहीं लिख सकते हो। तो इसमें आई थिंक पहले एक 4-5 महीने की प्रिपरेशन होनी चाहिए, जिसमें आप एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच पाओ, चीज़ें जब आपको समझ में आने लगे क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या है, कैग की पोजीशन का अगर मुझे करना है, और उसके बाद ही आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट हाँ, उसको बहुत प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं करना चाहिए। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको रियलाइज़ हो कि नहीं अब नाउ आई थिंक आई नो डिसेंट अमाउंट ऑफ थिंग्स, नाउ देन यू शुड स्टार्ट एटलीस्ट 4 to 5 months आई थिंक डाउन द लाइन यू शुड स्टार्ट राइटिंग, बिकॉज परफेक्शन का वेट तो नहीं करना चाहिए। आई थिंक जैसे आपने बोला कि हाँ इमेच्योर फेज में भी नहीं करना चाहिए, बट अगेन कुछ लोग उसके चक्कर में काफ़ी लंबा प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं और वो फिर एग्जाम तक पहुंच जाता है, फिर वो सीधा प्रीलिम्स के बाद ही लिखते हैं। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक यू शुड फाइंड अ गोल्डन मीन कि हाँ बीच में कहीं पे आप 4 से 5 महीने के बाद
स्टार्ट करो, जिससे कि बहुत जल्दी भी ना हो और बहुत लेट भी ना हो। क्योंकि आंसर्स कभी आप ये सोच के अगर सोचोगे मैं परफेक्ट आंसर से स्टार्ट करूँगा, तो वो फिर कभी नहीं हो सकता और किसी के लिए भी नहीं हो सकता है। कोई भी टॉपर हो या कोई भी हो, कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने पहला आंसर बहुत बढ़िया लिखा था और मैं उससे और इम्प्रूव करता गया। तो सब लोग बहुत घटिया आंसर्स लिखते हैं, आपका आंसर बस बेटर होना चाहिए बाकियों से। सो इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, यू शुड जस्ट स्टार्ट राइटिंग। ओके, सो जैसे कि एक इशू बहुत देखने को मिलता है और बच्चों की बहुत आती भी है ये क्वेरी कि सर सीसैट को लेके क्या करें, जबकि वो क्वालिफाइंग पेपर है और इसी के साथ साथ मेंस की अगर बात करें तो लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर भी है उसमें, बट इसमें कई सारे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और उनके जीएस में अच्छे खासे नंबर होते हैं। तो क्या आपको सीसैट को अगर हम ना लें, क्योंकि आपने बीटेक किया, आई थिंक आपको सीसैट में प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बट अगर हम मेंस में क्वालिफाइंग पेपर की बात करें तो क्या आपने उसकी कुछ प्रैक्टिस की थी या कुछ आपने 2-4 पेपर देखे थे, क्या स्ट्रैटेजी रखी थी आपने उसके लिए? देखिए वही जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिकॉज जीएस में लेट से कई सारे केसेस मैंने भी ऐसे सुने हैं कि आपने 120 125 स्कोर किया हुआ है और सीसैट की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, विच इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट। तो अनफॉर्चुनेट तो है ही, उसके साथ आई थिंक कभी कभार कुछ केसेस में, आई एम नॉट सेइंग इन जनरल, बट कुछ केसेस में उसमें हमारे एंड से भी थोड़ी लापरवाही हो जाती है कि हम लोग उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि यार हो जाएगा, सीसैट तो निकल जाएगा। तो आई थिंक एक ड्यू टाइम, जैसे मैं 10 टेस्ट किया करता था, मेरा जैसे आपने बताया बैकग्राउंड इस टाइप का था, तो मैं उसमें ठीक था, बट स्टिल मैं एटलीस्ट 8 से 10 टेस्ट कर लिया करता था, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ आई विल क्लियर इट। तो उसी तरीके से सब लोगों को अपने एरियाज आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए, जिसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो उसको इंग्लिश पे स्ट्रेस करना चाहिए, मैथ्स हो तो मैथ्स को करना चाहिए, कि एटलीस्ट आप एक थ्रेशोल्ड पे रहो कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहो। इवन इफ इट्स क्वालिफाइंग, यू शुड नॉट स्टिक अराउंड 60 और 62, बिकॉज दैट इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट एंड वेरी डिप्रेसिंग अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ होती है कि इतनी मेहनत करने के बाद और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आप मिस आउट कर जाओ। तो आई थिंक उसके लिए तो परफेक्टली ध्यान देना चाहिए। और लैंग्वेज के लिए मैंने 2-3 लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स को किया था, देखा था, तो देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ठीक है, आई कैन मैनेज। बट अगर किसी को नहीं होता है तो आई थिंक उस पर थोड़ा टाइम देना चाहिए, बिकॉज वो सिचुएशन तो आई थिंक उससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट होगी, प्रीलिम से भी ज़्यादा, बिकॉज अगर मेंस में आपका अच्छा स्कोर है और एक लैंग्वेज की वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तो वो फिर लाइफ टाइम रिसेंटफुल रहोगे आप। तो इसलिए आई थिंक जो चीज़ जितनी इंपॉर्टेंट है उसको उतना ड्यू वेटेज देना चाहिए और रियलाइज़ करना चाहिए उसका इम्पोर्टेंस। सो जैसा कि हमने अभी बात की कि क्वालिफाइंग पेपर के बारे में, तो उसी के साथ मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस को लेके बहुत डायलेमा में रहते हैं लोग कि पैरेलली पढ़ें कि उसको अलग अलग पढ़ें। अगर उसको बाइफरकेट करना भी है तो प्रीलिम्स के कितने महीने पहले करें? देखिए पर्सनली आई थिंक मैं तो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ही जाता था और प्रिपरेशन मैंने जो भी की वो काफ़ी इंटीग्रेटेड वे में ही करी, बिकॉज जनरली ये मिसकंसेप्शन हैं कि फैक्चुअल चीज़ें हैं तो वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, या फिर जो बहुत एलैबोरेटिव चीज़ें हैं तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा। क्योंकि अभी नेचर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस का नेचर फैक्चुअल तो है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रेंड बेस्ड पूछता है, या फिर जो ऐसी चीज़ें पूछता है जो मेंस में आप पढ़ रहे होते हो, कि कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो पूछी जाती हैं। तो और प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स होते हैं वो मेंस में भी उतने ही रेलेवेंट होते हैं, कि आप किसी डेटा से शुरू कर सकते हो या किसी डेटा को सब्सटेंशिएट करने के लिए, अपने किसी पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए किसी डेटा का यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक दोनों में, इनफैक्ट इंटरव्यू तक मुझे तो ये लगता है कि तीनों की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी इंटरट्विन्ड हैं सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें एक दूसरे में यूज़ हो सकती हैं। प्रीलिम्स का नॉलेज आपका मेंस में यूज़ हो सकता है, मेंस का नॉलेज इंटरव्यू में यूज़ हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। सो आई थिंक मैं तो पर्सनली यही करता था और यही रेकमेंड भी करूँगा कि आपको जो चीज़ें हैं वो एक साथ ही करनी चाहिए। ऑल्दो प्रीलिम्स के 2 महीने 2.5, जैसे मैं 2 महीने पहले करता था कि मैं एंटायरली प्रीलिम्स फोकस हो जाया करता था, कि क्वेश्चन टेस्ट पेपर सॉल्व करना या फिर रिवीजन स्टार्ट करना। तो 2 से 2.5 महीने पहले डेडिकेटेड टू प्रीलिम्स, कि आप एक ओनली प्रीलिम्स डेडिकेटेड अप्रोच फॉलो करो। बट प्रिपरेशन के दौरान आई थिंक बाइफर्केशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, इनफैक्ट नुकसान हो सकता है उससे, कि आप अगर कंपार्टमेंटलाइज करोगे अपने प्रिपरेशन को तो उससे नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं। सो मेरा क्वेश्चन अगला कुछ और था, बट आपने एक डेटा की बात की तो वो क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि आंसर्स में हमें कुछ डेटा पुट करने होते हैं और उससे आंसर की कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी बढ़ती है अकॉर्डिंग टू मी, और उसमें कुछ हम डायग्राम्स भी पुट करते हैं अगर वहाँ पे नीड है। सो इसको लेके आप डेटा को लेकर, और जो करंट अफेयर की बात होती है स्टैटिक और उसका एमिग्रेशन होता है जो करंट का, उसको क्या आपने कहीं अलग से नोट्स बनाए थे या आपने जनरली मतलब पढ़ते पढ़ते ही आपने माइंड मतलब मगअप कर लिया था वो? उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी मेंस के लिए? जी हाँ, ये रेलेवेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि मैंने भी अपने फैक्ट्स और डेटाज और कमिटीज़ वगैरह के लिए एक अलग डॉक्यूमेंट बनाया था। इनफैक्ट हम 2 लोग थे प्रिपरेशन में,
तो हम दोनों ने मिल के वो डॉक्यूमेंट तैयार किया था, पूरा 35-40 पेजेस का था। तो उसमें सारे GS 1, 2, 3, 4 में तो खैर ज़्यादा डेटा वगैरह होता नहीं, उसमें केवल एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं। तो GS 1, 2, 3 में हम दोनों ने ये किया था कि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स और डेटा जो होता है और कमिटीज़ जो GS 2 वगैरह में यूज़ होती हैं या GS 3 में यूज़ होती हैं, तो उनको स्पेसिफिकली कॉन्टेक्स्ट वाइज लिख लिया था। तो जैसे इकोनॉमी है तो ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का, रेलवेज़ का या रोडवेज़ का क्या कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है या क्या फ्रेट, टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेट कितना होता है, इस टाइप के डेटा हमने नोट डाउन कर लिए थे। और उसको मेंस के पहले 2 महीने पहले हम डेली सुबह में आधे 1 घंटे उसको पढ़ा करते थे, आधे से 1 घंटे। तो उससे क्या होता है कि वो देखिए नेचुरली आप कितना भी पढ़ लो, डेटा ऐसा होता है कि वो आपको मिस होता ही होता है। जैसे रैंकिंग्स हो गई कि लॉजिस्टिक्स पे कोई क्वेश्चन है तो आप ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कोट करना चाहोगे, तो वो डेटा हर साल चूँकि चेंज भी होता है, हर 2 साल में वो इंडेक्स आती है जैसे, तो उसको डेली या फिर ऑन रेगुलर इंटरवल्स मेमोराइज या याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ये नहीं क्लेम कर सकता है कि मैंने एक बार पढ़ा था और मुझे हमेशा के लिए वो याद होगी चीज़। क्योंकि ये चीज़ तब होती है जब आप 10 चीज़ें पढ़ते हो, जब आप 1000 चीज़ें पढ़ते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज फॉर टिल एटर्निटी। तो इसलिए आपको रेगुलर रिविजन्स करना पड़ता है, और वो अलग से जैसे मैंने फोल्डर बताया कि वैसे फोल्डर्स बनाने पड़ते हैं। हमने ऑनलाइन फोल्डर्स बनाए हुए थे कि वो मैगजीन से या जो भी ऑनलाइन सोर्सेज हम पढ़ रहे हैं तो उसको उसमें से डाल के इनकॉर्पोरेट करते रहते थे और उसको एनरिच करते रहते थे जिस टाइम। सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे ऐसे और एथिक्स ये 250-250 के मार्क्स होते हैं, और प्लस अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो वो भी 250-250 के मार्क्स करके 500 के मार्क्स के हो जाते हैं वो पेपर 1 पेपर 2। तो देखा जाता है कई लोग इसको बहुत मतलब लीनियंटली लेते हैं, मतलब बहुत ही इसको लापरवाही से लेते हैं कि चलो एथिक्स बाद में कर लेंगे और ऐसे बाद में कर लेंगे। तो इसके लिए क्या आपने एक टाइम निर्धारित किया था कि इस टाइम पे मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, या आपने सोचा था कि ठीक है यार लास्ट में हो जाएगा? नहीं, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि आप इस साल या फिर प्रीवियस ईयर्स में ट्रेंड ऑब्जर्व करोगे तो जैसे लास्ट ईयर था तो एथिक्स की वजह से लोगों के काफ़ी अच्छी रैंक्स आ गई थी, और एथिक्स की वजह से ही कुछ लोग लिस्ट के बाहर भी हो गए थे, बिकॉज एथिक्स में डेल्टा इतना ज़्यादा था कि 90 भी स्कोर आया था और 160 भी स्कोर आया था। हाईएस्ट वाज आई थिंक 162। तो सेम दिस ईयर ऑल्सो कि आप एसए का स्कोर देखो तो इस साल 155 भी आए हैं और 100s में भी आए हैं, 105 या 90s या इस टाइप के स्कोर। तो इसमें डेल्टा इतना बड़ा होता है कि ये बहुत इनफैक्ट बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर एथिक्स और एसए में आपका स्कोर अच्छा है तो ये आप प्रिपरेशन के टाइम पे रियलाइज़ कुछ लोग नहीं करते हैं, बट अगेन वो आपको रिपेंड करना पड़ता है उस चीज़ को। अगर एसए और एथिक्स को मैंने तो बराबर प्रिपरेशन की थी, एसएज भी मैंने एटलीस्ट 7-8 लिखे थे, तो और एथिक्स तो प्रॉपर जीएस के टाइप की प्रिपरेशन की थी मैंने, जो कि डिविडेंड्स पे मिले उसके मुझे। एथिक्स में दोनों बार मेरे अच्छे स्कोर रहे। तो एथिक्स और ऐसे आई थिंक आपको बिल्कुल जीएस के बराबर टाइम देना चाहिए, और क्योंकि देखिए हर पेपर 250 मार्क्स का ही है। अगर जैसे कुछ पेपर्स हैं GS 1 है उसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स ही 100 आ रहे हैं, तो इट्स नॉट अबाउट कि आप बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करो और जहाँ 140 मिल सकते हैं आप वहाँ पे मत करो। तो यू शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट दैट एवरी पेपर अकाउंट्स फॉर 250 मार्क्स, एंड इफ आई स्कोर 150 इन ऐसे एंड 100 इन GS 1 और वाइस वर्सा 100 इन ऐसे और दिस पे, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। आपको 250 नंबर होते हैं टोटल अगर 150 और 100 मिला के। तो आई थिंक उस तरीके से आपको 1250 को टारगेट करना चाहिए रादर देन GS 1, 2, 3, 4 और ऐसे और एनीथिंग। और ऑप्शनल तो आई थिंक यार एवरीवन फोकसेस ऑन इट। ऑप्शनल को तो ध्यान देते हैं लोग, बिकॉज ऑप्शनल को सबको पता होता है कि गेम चेंजर होता है यूपीएससी में, बिकॉज ऑप्शनल का स्कोर बहुत डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। आपकी रैंक क्या होगी या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसमें ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। लास्ट ईयर जैसे मैं इंटरव्यू तक गया था, बट फाइनल लिस्ट में केवल और केवल ऑप्शनल की वजह से मेरा रैंक नहीं आ पाई थी। दिस ईयर ऑप्शनल में आई स्कोर्ड गुड, सो आई गॉट इट। तो ऑप्शनल को तो इम्पॉर्टेंट देते हैं लोग, और आई थिंक देना भी चाहिए। ओके, सो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि हर किसी के लाइफ में या जर्नी में, और यूपीएससी प्रिपरेशन में अगर बात करें तो कोई ना कोई स्ट्रगल वो देखता है, वो चाहे फिनेंशियल स्ट्रगल हो, चाहे वो एक मेंटल स्ट्रगल हो, या वो एक हेल्थ इशू हो, किसी भी तरीके का हो सकता है वो। तो क्या आपके यूपीएससी की जर्नी में आपने कोई स्ट्रगल ऐसा देखा, और अगर देखा तो वो कैसे डील किया आपने? आई थिंक सबसे बड़ा जो स्ट्रगल था मेरे लिए वो ये था कि खुद में बिलीव कर पाना, कि जैसे मैं किसी बहुत बड़े कॉलेज से नहीं था जहाँ मेरा एलुमनाई हो जो मुझे गाइड कर सके कि क्या कैसे करते हैं, या फिर मेरे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हों। मेरे केवल स्कूल के एक सीनियर थे जो IAS हैं यूपी कैडर में, उनकी वजह से मेरा थोड़ा बिलीव था। बट अगेन वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के दौरान आपको लगने लगता है कि एम आई वर्थ ऑफ इट, एम आई वर्दी टू गेट दिस जॉब, और लाइक ऑल दिस क्वेश्चंस कम। आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल फेस इट, मैंने तो फेस किया एटलीस्ट। तो
उन टाइम्स में ये होता है कि यार जब आप हार्डवर्क कर रहे होते हो तो उस टाइम पे ये सारे क्वेश्चंस को आप इग्नोर कर जाते हो। जैसे शुरू में हमने जो बात की ना माइक्रो और मैक्रो लेवल पे प्लानिंग की, तो जब वो प्लान आपका रेडी होता है तो इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करने देते हो आप। फिर इन चीज़ों से निकलने का ऑप्शन ही वही होता है कि फिर जब आप टेस्ट देते हो, फिर जब आप अच्छा स्कोर करते हो तो देन यू रियलाइज़ कि नो आई एम मे बी लाइक अगर बाकी लोग स्कोर कर रहे हैं 120 और मेरा भी 120 है तो आई थिंक आई एम एट पार। तो वो बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आई थिंक इस प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो कि आप खुद पे ट्रस्ट कर पाओ और अपनी एबिलिटीज़ को बैक कर पाओ। बिकॉज यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट टैलेंट, इट्स ऑल्सो इनफैक्ट इट्स मोर अबाउट योर डिसिप्लिन एंड परसिवरेंस। तो ये दोनों फैक्टर्स तभी आ पाते हैं जब आप खुद में बिलीव कर पाते हो। तो आई थिंक खुद पे बिलीफ का वाला चैलेंज मेरे साथ रहा और उसको मैंने खुद से ही अपने एंड से और बाकी फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट से काफ़ी हद तक टैकल भी किया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा मेरी पर्सनल लाइफ में। सो जैसा कि आपने बहुत सही बात बोली कि सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है और ये हर किसी के साथ एक डाउट आता है। तो ये बात मैं भी हमेशा एज अ मेंटोर बच्चों को बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि टॉपर्स के अंदर ये डायलेमा नहीं आता है कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, बट उस पर स्टिक रहने के लिए जो होती कंसिस्टेंसी रहती है वही आपको अचीव दिलाती है, वही आपको सक्सेस दिलाती है। सो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी सीएसई 2022 के लिए जो बच्चे बैठ रहे हैं और अभी सफिशिएंट टाइम है, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? किस तरीके से वो प्रिपरेशन को अभी करें, जो टाइम बचा है उसको कैसे प्रोडक्टिव बनाएं? आई थिंक अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। तो जैसे हम लोग अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आई थिंक अब आपको जितना टाइम बचा हुआ है उसको प्लान करना चाहिए कि उसमें 6 महीने में आगे कैसे परफॉर्म करना है, कैसे स्टडीज़ करना है कंडक्ट। उसके बाद प्लानिंग के बाद परफॉर्मेंस एंड देन रिव्यू। देखिए रिव्यू का और असेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज जब तक आप ऑब्जेक्टिवली असेस नहीं कर पाओगे अपनी प्रिपरेशन को तब तक आप चीज़ों को रिफॉर्म नहीं कर पाओगे। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ प्रिपरेशन में बहुत डिसइल्यूजनमेंट होता है, सिलेबस बहुत बड़ा है, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, तो ये जब आप ऑब्जेक्टिव असेसमेंट और रिव्यू करते हो तभी आप उनको कोर्स करेक्शन का आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। तो आई थिंक रिव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और सारे स्टूडेंट्स को मेरा यही मैसेज होगा कि आप सेल्फ बिलीफ रखिए और खुद को असेस करते रहिए ऑब्जेक्टिवली। दूसरों के ओपिनियन से ज़्यादा आई थिंक अगर आप ऑनेस्ट और ऑब्जेक्टिव होकर खुद को असेस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए इन एनी वे। सो आई थिंक खुद पे ट्रस्ट करिए, ऑनेस्ट रहिए और ईमानदारी के साथ एफर्ट करते रहिए, यू विल डेफिनेटली सक्सेस। थैंक यू सो मच अभिषेक, आपने टाइम दिया अपना और आई होप हम आगे भी ऐसे एक सेशन रखेंगे सो डैट कि बच्चों को गाइडेंस मिल सके। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Vaibhav, and Only IAS whole team. I have been Only IAS has been an integral part of my UPSC preparation. So thank you so much for all the support and all the guidance that you have provided. Thank you so much.